हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग झारखंड पीजीटी एंड झारखंड लैब असिस्टेंट का जो होने वाला एग्ज़ाम है, इसमें पेपर 1 के संभावित प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो का दैट मीन्स सेट 2 है। जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, टोटल 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों में की मुद्रा का मिलन सही नहीं है। मतलब जो इसमें देश दिया गया है और एक साइड मुद्रा दिया हुआ है, तो इसमें सही सम्मेलन कौन सा नहीं, ये पूछा जा रहा है। इसमें ए में दिया गया है क्यूबा की मुद्रा पीसो, बी में डोमिनिका की मुद्रा यूरो है, सी में ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन, और डी में बरमूडा की मुद्रा जो है ये डॉलर दिया गया है। तो इसमें सही नहीं है वो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स डोमिनिका का जो मुद्रा है ये यूरो नहीं है, इसका मुद्रा है डॉलर ही इसका मुद्रा है, डोमिनिका का करेंसी जिसको बोल सकते हैं। तो ये इसका पहला प्रश्न रहा। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा प्रश्न ये है, प्रयोक्ताओं की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। इसमें दिया गया है ए में हिंद आर्य भाषा परिवार, बी में द्रविड़ भाषा परिवार, सी में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और डी में दिया गया है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कि हमारे देश भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार जो है ये हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और पहला क्या है? पहला ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ये हमारे देश में पहला सबसे बड़ा मतलब भाषा परिवार है, और दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार है। तो ये दोनों याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, निम्नांकित में किसका सुमेलन सही नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सम्मेलन नहीं है। इसमें दिया गया है ए में 1885 जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी, बी में 1905 बंगाल का विभाजन, और सी में 1909 मोर्ले मिंटो सुधार, और डी में दिया गया है 1930 दैट मीन्स असहयोग आंदोलन। तो इसमें कौन सा सही सम्मेलन नहीं है? हालांकि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना ये 1885 में ही की गई थी, बंगाल विभाजन भी ये 1905 में ही हुआ था, और ये मोर्ले मिंटो जो सुधार है ये भी 1909 में किया गया था। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, और यही इसका आंसर है। दैट मीन्स असहयोग आंदोलन ये 1930 में नहीं किया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन कब किया गया था? इसका जो प्रारंभ है ये 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और इसका मेन कारण क्या था कि चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था, और ये असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। अब इसमें वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये दिया गया है कि 1930 में क्या हुआ था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये सभी पॉइंट याद रखें, हो सकता है एग्ज़ाम में ये सब पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। ये पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में मतलब मिडनाइट में भारत का जो राष्ट्रध्वज है वो किनके द्वारा फहराया गया था। इसमें दिया गया है ए में मोतीलाल नेहरू ने, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और सी में महात्मा गांधी ने, और डी में जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को मिडनाइट में दैट मीन्स अर्धरात्रि में, आधी रात में ये भारतीय राष्ट्रध्वज इनके द्वारा फहराया गया था। ये इसका राइट आंसर है। ये इसका व्याख्या दिया गया है इसमें, 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा ये फहरा दिया था इनके द्वारा। और ये भी याद रखें कि 1929 में कहाँ पर कांग्रेस का बैठक हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था, और ये रावी नदी के तट पर ये बैठक हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसी दिन इसी रात्रि में ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये काम किया गया,
कि झंडा फहराया गया। मतलब उसी दिन मतलब ये घोषित कर दिया गया था कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं अंग्रेज़ों से। हालांकि आज़ादी 1947 में मिली थी, उस टाइम नहीं मिली थी। अब नेक्स्ट जानते हैं डोकलाम विवाद किन देशों से संबंधित है। जो डोकलाम इशू है वो किन किन देशों से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में भारत, चीन और म्यांमार के बीच, बी में दिया गया है भारत, चीन और भूटान, और सी में भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, और डी में दिया गया है भारत, नेपाल, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स भारत, चीन और भूटान के बीच ये जो डोकलाम विवाद है, ये इसका राइट आंसर है। ये जो चीनी लोग, ये चीनी जो सेना है, ये भूटान के जो एरिया, डोकलाम एरिया है जो भारत से भी सटा हुआ है, वो अपना कब्जा मानते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, और इसी में ये विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि ये सॉर्ट आउट अभी हो गया होगा। ये करंट का इशू है, वो देख लें एक बार। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो डोकलाम विवाद का मुख्य कारण इसकी अवस्थिति है। दैट मीन्स ये जो है, जो डोकलाम एरिया है, ये ट्राई जंक्शन है। भारत, चीन और भूटान की सीमा इसमें मिलती है, इसीलिए यहाँ पर विवाद बना रहता है, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है, जिसका नाम है बेरन द्वीप, वो कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में मध्य अंडमान के पूर्व में, बी में दिया गया अंडमान के पश्चिम में, और सी में दिया गया लक्षद्वीप में, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो बेरन द्वीप है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है मध्य अंडमान के पूर्व में सिचुएटेड है जो बेरन द्वीप है, जो कि हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, और ये मध्य अंडमान के पूर्व में सिचुएटेड है, तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में लोकसभा के द्वारा, बी में राज्यसभा के द्वारा, और सी में सांसद के किसी भी सदन द्वारा, और डी में दिया गया है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप लगाया जाता है, ये संसद के किसी भी सदन में ये लगाया जा सकता है, मतलब इनिशिएट किया जा सकता है। उसके बाद जब प्रूफ होगा कि महाभियोग को, तो उस टाइम ये किया जाता है, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है ये लगाया जा सकता है, और शुरू किया जा सकता है कि जांच पड़ताल। उसके बाद अगर वो पाया जाए कि वो राष्ट्रपति अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको फिर हटाया जा सकता है। तो ये है प्रश्न। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है, ये अनुच्छेद 61 में ये मेंशन किया गया है। जो हमारा संविधान है उसमें मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अब इसमें और अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 61A में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, मतलब कोई भी सदन लगा सकता है। और अनुच्छेद 61(3) में क्या दिया गया है कि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थिति होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार ये होगा। ये अनुच्छेद नंबर 61(3) में ये मेंशन किया गया है। तो बस ये याद रखें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन किया गया है। अब अगला प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो मतलब ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में 30 दिन, बी में 60 दिन, और सी में 90 दिन, और डी में 120 दिन। तो अगर कोई भी सांसद जो है, सांसद में अगर वो अनुपस्थित रहता है, तो वो कितना मैक्सिमम दिन अनुपस्थित रह सकता है? अगर उससे ज़्यादा रहा, उसके मतलब उसके लगभग में रह गया, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 60 दिन तक अगर वो अब्सेंट रहा, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उस सांसद को। अब नेक्स्ट जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अनुच्छेद 101 सब क्लोज 4 के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त
समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखें कि अनुच्छेद 101 सब क्लोज 4 है, इसमें सांसद का जो मेंबर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन का ये है, और अनुच्छेद 190 सब क्लोज 4 में ये राज्य विधानमंडल का जो होते हैं सदस्य उनके लिए ये है। तो ये दोनों अनुच्छेद याद रखें, हो सकता है इससे प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। काली क्रांति संबंधित है, मतलब इनमें से किससे संबंधित है जो काली क्रांति है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में मत्स्य उत्पादन, बी में कोयला उत्पादन, और सी में कच्चा तेल उत्पादन, और डी में दिया गया है सरसों का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स कच्चा तेल का उत्पादन से रिलेटेड है जो काली क्रांति है। ये कोयला ना समझें, ये कच्चा तेल से रिलेटेड है। अब ये जान लेते हैं, और भी जितनी क्रांतियां हैं वो सब भी जान लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है इसमें काली क्रांति के बारे में क्वेश्चन डाला हुआ, तो मेन एग्जाम में इनमें से कोई भी क्रांति से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, तो उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जान लेते हैं, जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली जो होता है या फिर प्याज के उत्पादन पे ये रिलेटेड है, और नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति जो है ये टमाटर या फिर मांस के उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति ये दूध के उत्पादन से रिलेटेड है, और पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन के लिए, और काली क्रांति ये कच्चा तेल उत्पादन से रिलेटेड है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद रखें, एक दो बार रिवाइज कर लें, ये अपने आप खुद याद हो जाएगा। और कुछ कुछ तो ऐसे भी याद हो जाएंगे, जैसे कि ये श्वेत क्रांति, ये दूध वाइट रहता है उसके लिए श्वेत क्रांति है। और पीली क्रांति जैसे कि तेल का कलर जो कुछ पीला टाइप का रहता है, तिलहन, तो ये पीली क्रांति से रिलेटेड है। और जो हरित क्रांति जो खाद्यान्न जैसे कि खाने के जितने भी सामान हो गए हैं, फसल वगैरह, तो ये हरित क्रांति से रिलेटेड है। तो ये सभी ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, मतलब जो रामसर सम्मेलन है किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में जलवायु परिवर्तन, बी कीटनाशक प्रदूषण से, सी ओजोन परत क्षरण से, और डी में दिया गया अर्धभूमि संरक्षण से। तो ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है ये जो रामसर सम्मेलन है। इसमें जो होता है वेटलैंड जो एरिया है उसको कंजर्व करने के लिए इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, और इसके अनुसार ये वेटलैंड रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। कोई कोई एरिया जो होता है उसको चिन्हित करके ये दिया जाता है, तो ये याद रखें। अब ये जो रामसर है ये ईरान में स्थित एक नगर है, और यहीं पर यह सम्मेलन किया गया था, और इसीलिए इसको रामसर सम्मेलन ये कहा गया है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह तथा उनके वैज्ञानिक नाम को सुमेलित कीजिए। ये सम्मेलन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें दिया गया है राजकीय पशु हाथी, ये किससे, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा गया है। और बाकी राजकीय वृक्ष जिसको साल बोलते हैं या फिर सखुआ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। राजकीय पक्षी एशियाई कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है, और राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर इनमें से अगर आपको कोई मतलब सब नहीं आता है तो एक दो मात्र आता है, तो उसमें से आप सही आंसर कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसमें दिमाग लगाते हैं, जैसे कि राजकीय पशु, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये यहाँ पर दिख रहा होगा एलिफास मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम होगा। तो ये मान लीजिए ए का नंबर 2 है, तो ए में देख लेते हैं 2 किस में है। तो ए इसमें 2 ठो है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक से तो नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है देख लेते हैं कि राजकीय वृक्ष के बारे में जान लेते हैं कि सखुआ, जो इसका मतलब क्या वैज्ञानिक नाम है। अगर याद होगा तो, और नहीं याद होगा तब तो वो रटना पड़ेगा इसको। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो ए है ये 2 पे जाएगा। राज्य के पशु हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है ये एलिफास मैक्सिमस है, और बी का 1 पे जाएगा। राज्य के वृक्ष जो साल है इसका वैज्ञानिक नाम है सोरी रोबस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ऑप्शन नंबर दैट मीन्स सी का जो है ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स राज्य के पक्षी जो है
इसका वैज्ञानिक नाम है यूडीनेमस स्कोलोपैकियस, ये है। और ऑप्शन नंबर डी जो है राजकीय पशु, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है ब्यूटीमोनोस्पर्मा। तो ये सभी याद कर लें, हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं और बनेंगे ही, क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का मिलान करें। तो इसमें दिया गया है बिंदु धाम मेला, ये कहाँ पर किया जाता है, और गांधी मेला, तुर्की मेला और रथ यात्रा मेला, ये सभी कहाँ पर होते हैं, तो ये मिलान करना है। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो बिंदु धाम मेला है इसका साहिबगंज में होता है, और जो गांधी मेला है इसको सिमडेगा में आयोजित करवाया जाता है, और ये तुर्की मेला चाईबासा में, और रथ यात्रा मेला ये तो रांची में, ये तो पता ही था, जो जगन्नाथ मंदिर है रांची में, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये किया जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन अगर पता हो तो मान लीजिए, अगर एक ऑप्शन पता है तो इसमें मान लीजिए डी में देखते हैं कि डी का 3 कौन है, तो ये मात्र एक दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर बी है, तो ये ही सही होगा। तो ये से में ऐसे प्रश्नों से घबराएं नहीं, अगर एक दो ही अगर आपको पता है तो वो आपको सही आंसर कर देगा वो। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में, इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है। बी में दिया गया है, इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से लेकर 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और बी सी में दिया गया है, जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक भूमि होगी उन्हें 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये सभी, ये भी जितना भी ये दिया गया है ये सभी गलत कथन है। तो ये सभी कथन सत्य जो है, ये जो दिया गया है इसमें असत्य पूछा गया है, और ये क्या बोल रहा है कि सभी कथन सत्य है, तो यही असत्य होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि जिन किसानों के पास 1 से लेकर 5 एकड़ तक भूमि होगी उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम जो है 25,000 रुपये देने का मतलब ये प्रावधान रखा गया है। तो ये इसका राइट ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? इसमें दिया गया है ए में गढ़वा, बी में पलामू, सी रांची, डी हजारीबाग। तो सबसे ज़्यादा प्रखंड कौन से जिला में है झारखंड में? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दैट मीन्स पलामू में सबसे ज़्यादा प्रखंड है, और ये टोटल जो प्रखंड की संख्या यहाँ पर कितनी है? टोटल 21 प्रखंड पलामू में है, तो ये याद रखें। अब ये देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पलामू में 21 प्रखंड है, उसके बाद गढ़वा में 20 प्रखंड है, और रांची में 18 टोटल प्रखंड की संख्या है। तो ये तीनों याद रखें, हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, झारखंड में लौह युग का सूत्रधार झारखंड की कौन सी जनजाति थी? मतलब कौन सी जनजाति के द्वारा ये लौह युग के टाइम ये जनजाति सब थी? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में ए में असुर और बिरजिया जनजाति, बी में दिया गया है बिरहोर और असुर, सी में बिरजिया और बिरहोर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जो असुर और बिरजिया जनजाति हैं ये सभी लौह युग से ये संबंधित हैं, मतलब लौह युग के टाइम से ही ये सब जनजातियाँ थी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसमें देख लेते हैं। छोटा नागपुर का लोह सुदूर मेसोपोटामिया तक ये भेजा जाता था, मतलब जो यहाँ का लोहा का बना हुआ जो सामान होता था वो कहाँ तक भेजा जाता था? ये मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। और चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सभी से झारखंड की वैदिक पुष्टि होती है कि वैदिक काल से ही झारखंड जो है एग्जिस्ट करता है, तथा रांची से जो है कुषाण कालीन प्राप्त सिक्के से इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ कुषाणों का भी ये प्रभाव क्षेत्र था जो झारखंड इलाका था। तो इतनी बातें याद रखें।
अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है, धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में उत्तरी छोटा नागपुर, बी में संथाल परगना, सी में दक्षिणी छोटा नागपुर और डी में दिया गया है कोल्हान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो धनबाद जिला जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये याद रखें। अब ये देख सकते हैं जो संथाल परगना जो इस साइड का जो डिस्ट्रिक्ट सब है वो सभी हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में ये बोकारो और ये धनबाद दिख रहा होगा। उसके बाद गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ और इसके ऊपर में जो है ये दिख रहा होगा। और पलामू प्रमंडल में गढ़वा, पलामू, लातेहार सभी आते हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है ये लोहरदगा, रांची, सिमडेगा और ये बीच में क्या है ये जो छिपा हुआ है। और कोल्हान प्रमंडल में जो है सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम और ये पूर्वी सिंहभूम ये सभी आते हैं। तो ये सभी भी याद रखें। तो ये जो धनबाद जो जिला है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये सभी भी याद रख लें ताकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा प्रश्न बन ही सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में 20%, बी में दिया गया है 33% और सी में दिया गया 50% और डी में दिया गया है 65%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। जो झारखंड का पंचायती राज अधिनियम है इसमें पंचायती राज प्रणाली में ये महिलाओं का ये आरक्षण है। तो ये याद रखें कि कितना प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए है कि जितना अगर पुरुष लड़ सकते हैं उसका आधा सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, महिलाएं उसमें लड़ सकती है इलेक्शन। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करें। तो इसमें स्टेडियम का नाम दिया गया है और स्थान का नाम दिया गया है। तो इसमें दिया गया है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर सिचुएटेड है। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये तो सभी को पता होगा, ये रांची में सिचुएटेड है। तो ये देख लें कि बी का ऑप्शन नंबर 3 ये केवल एक में ही दिख रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक ही ऑप्शन मेरे को पता था तो उसी में हम इसमें सही कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा ये डरने की बात नहीं है कि इसमें 4 स्टेडियम को पूछा जा रहा है और उसका चारों का स्थान याद नहीं है। तो क्या करें, तो इनमें से केवल अगर एक या फिर 2 अगर याद होगा तो वो सभी खुद ब खुद उसमें ऑप्शन में दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब ये देख लेते हैं तो बाकी का क्या है। तो ये जो है मोहन आहूजा स्टेडियम है ये जमशेदपुर में सिचुएटेड है। JSCA स्टेडियम रांची में सिचुएटेड है। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये बोकारो में है। और डिगवाडी स्टेडियम जो है ये धनबाद में स्थित है। तो इसे देख लें, याद कर लें। बाकी के जितने झारखंड में स्टेडियम है वो भी एक बार देख लें, जितना भी है उसको याद कर लें। हो सकता है उन सभी से रिलेटेड भी बन सकते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जानते हैं, कोल विद्रोह 1831-1832 ईस्वी में जो लड़ी गई थी, झारखंड की प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। इस विद्रोह का निम्नलिखित में से क्या कारण था। मतलब इसका जो कोल विद्रोह था उसका मेन कारण क्या था, इसमें ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में सिंदराय मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उनकी बहनों पर किया गया अत्याचार। ये बी में दिया गया है लगान के ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने पर भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति। और सी में दिया गया जमींदारों एवं जागीरों द्वारा कोलों का शोषण और उत्पीड़न। तो इसमें मेन कारण क्या था कोल विद्रोह का। और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स उपयुक्त में से जितने भी ये तीनों कारण दिए गए हैं ये तीनों कारण मेन रीज़न है कोल विद्रोह के होने का। तो ये याद रखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 में दिया गया है 1925 ईस्वी नामकुम रांची में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। मतलब 1925 में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी और ये रांची के नामकुम में की गई थी।
और सेकंड में दिया गया झारखंड राज्य की राजधानी रांची में नगड़ी नामक स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना की गई है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, सही कथन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में दिया गया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों ही जो कथन दिए गए हैं ये दोनों गलत कथन हैं। तब राइट कथन क्या है ये देख लेते हैं। तो ये 1925 ईस्वी में नामकुम रांची में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, और ये झारखंड राज्य की राजधानी रांची में नगड़ी नामक स्थान पर तसर अनुसंधान की स्थापना की गई थी। तो ये अदला बदली करके ये पूछा गया था। ये देख लें, जो रामकुम में तसर वाला दिया गया है और ये नगड़ी में क्या दिया गया है, लाह वाला, जो कि जस्ट ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये किस कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी में नाभिकीय संयोजन द्वारा, और सी में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, और डी में दिया गया है अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स नाभिकीय संयोजन द्वारा जो सूर्य की जो ऊर्जा बनती है ये नाभिकीय संयोजन द्वारा, मतलब ये ऊर्जा बनती है सूर्य में। तो ये याद रखें। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया, सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाले नाभिकीय संयोजन के कारण होता है, और सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना हुआ है तथा इसके भीतर का भाग का ताप करीब 107 डिग्री केल्विन होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी एक बार नज़र से देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। दैट मीन्स जो भारी जल का यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में तो उसका क्या कार्य होता है, और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है D2O। ये इसका फॉर्मूला होता है भारी जल का। तो इसका नाभिकीय रिएक्टर में क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी में दिया गया न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, और सी में दिया गया रिएक्टर को ठंडा करना, और डी में दिया गया नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स न्यूट्रॉन की गति को कम करना इसका मेन कारण होता है। जो भारी जल ये यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, इसका मेन काम यही होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी देख लें। भारी जल जो हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। दैट मीन्स D2O इसका फॉर्मूला होता है, ये D2O लिखा है। अब परंपरागत नाभिक रिएक्टरों में इसका जो उपयोग है भारी जल का, इसको मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। दैट मीन्स उसका रिएक्शन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सभी इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे देख लें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है। इसमें दिया गया है ए में मीटर प्रति सेकंड, बी में सेकंड, सी में पारा प्रति सेकंड, और डी में दिया गया है पारसेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल दूरी का जो ये इकाई है इसको पारसेक से मापा जाता है। तो ये याद रखें। अगला प्रश्न जानते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है वही जो समुद्र तल पर होती है, बी में दिया गया है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, सी में दिया गया है जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक, और डी में दिया गया है बर्फ के गलनांक के बराबर। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों का जल का क्वथनांक क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स समुद्र जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का जो क्वथनांक जो होता है वो कम होगा। तो ये जान ले। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पृथ्वी की सतह से बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। वायु के घटते दाब के साथ साथ जल का क्वथनांक जो है ये भी घटता जाता है। अतः जो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जो है समुद्री तल की अपेक्षा ये कम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। मतलब जो
पुलिस जांच करती है शराब जो कोई पिया है कि नहीं पिया है, तो उसके फिल्टर पेपर में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल और डी में दिया गया है हल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है ये जो फिल्टर पेपर होता है इसमें, और इसी के थ्रू जो है पुलिस अगर कोई नशे में गाड़ी चला रहा है तो उसका नशा जो है वो कितना नशा किया हुआ है ये चेक करता है, ये पुलिसों के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है जिसके द्वारा ये चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन बोला जाता है इंग्लिश में, बी में दिया गया आसवन जिसको डिस्टिलेशन बोला जाता है, और सी में दिया गया क्रोमेटोग्राफी और डी में आंशिक आसवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रेत और नेफ्थलीन है इसको कैसे अलग किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन विधि से ये अलग किया जाता है रेत और नेफ्थलीन को। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रि चर होते हैं, मतलब जो रात में अपना भोजन करते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉकटर्नल। तो इसमें दिया गया है ए में घरेलू मक्खी खटमल तोता, बी में दिया गया मच्छर चमगादड़ उल्लू, और सी में दिया गया मच्छर गौरैया हिरण, और डी में दिया गया है उल्लू चमगादड़ और कुत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि ये तोता तो रात में नहीं खाता है, और ये हिरण भी रात में नहीं चरता है, और ये कुत्ता भी रात में नहीं चरता है। तो इसका एक ऑप्शन बच रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मच्छर चमगादड़ और ये जो उल्लू जो होते हैं ये रात में चरने वाले, दैट मीन्स ये अपना भोजन जो है ये रात में करते हैं। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ये पूछा गया है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में विटामिन, बी में आयरन, सी में वसा और डी में कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये आयरन पाया जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए अगर किसी के शरीर में अगर आयरन की कमी हो, ये तो अधिकतर ज़्यादातर ये लड़कियों की शरीर में ये ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों के शरीर में आयरन की कमी पाई जाती है, इसलिए उन लोग को आयरन की गोली भी एज ए डॉक्टर सलाह देते हैं कि खाया करें। तो उन लोगों के लिए सही सलाह होगा कि ये पालक के पत्ते मतलब पालक का साग सबसे ज़्यादा सेवन करें, जिसमें आपके शरीर की जो आयरन में जो कमी है वो दूर किया जा सके। तो ये एक इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता जिसको यूनिवर्सल डोनर, ये इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो कि सभी को ये दे सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? इसमें दिया गया ऑप्शन में बी, और बी में दिया गया ओ, सी में दिया गया ए और डी में ए बी। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है? तो ये ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये सभी को ब्लड दे सकता है, ये तीनों को ब्लड दे सकता है, ये ओ वाले ग्रुप। तो इसी को बोला जाता है सर्वदाता, दैट मीन्स यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, जैसे जो ब्रेन में जो बीमारी होती है उसको कैसे पहचाना जाता है ये प्रश्न है। इसमें दिया गया है ए में ईईजी के द्वारा, बी में ईईसी के द्वारा, सी में दिया गया है ईएमजी के द्वारा और डी में दिया गया है ईकेजी के द्वारा। जो तो ब्रेन का जो बीमारी होता है उसमें जो ये चेकअप किया जाता है, ईईजी की चेकअप की जाती है और इसी के थ्रू ये पता चलता है कि ब्रेन में कौन सी बीमारी है। तो ये याद रखें। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, विद्युत मस्तिष्क लेख जिसको हिंदी में बोलते हैं और जिसको इंग्लिश में बुलाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जिसको ईईजी भी बुलाया जाता है, के द्वारा ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे मिर्गी हो गया, मस्तिष्क कैंसर हो गया, मस्तिष्क की टीबी हो गया, ये सभी का जांच किया जाता है ईईजी के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। उसके बाद पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ए में
फ़ॉन्ट रंग, बी में ऑर्डर और शेडिंग, और सी में दिया गया है फ़ॉन्ट शैली, और डी में दिया गया है फ़ॉन्ट आकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। दैट मीन्स बॉर्डर एंड शेडिंग का यूज किया जाता है पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए। जो बॉर्डर और शेडिंग जो होते हैं उसको बढ़ाने से ये पाठ का आकार जो है ये बढ़ता है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित दैट मीन्स डिजाइन किया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जो पहला एनालॉग कंप्यूटर जो भारत में तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए में दिया गया है सुबोध चंद्र दास गुप्ता के द्वारा, बी में समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा, डी में दिया गया है विमल कुमार भट्टाचार्य, और डी में दिया गया है देव कुमार बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा जो भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर है ये डिजाइन किया गया था। तो इसका नाम याद रखें, समरेंद्र कुमार मित्रा जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये जो है इन्होंने 1954 में भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर को ये निर्मित किया गया था और डिजाइन किया था, जिसका नाम है समरेंद्र कुमार मित्रा, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक और एक गणितज्ञ थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो और किस नाम से जाना जाता है? इसमें दिया गया ऑप्शन जॉब सीर, बी में दिया गया है रिसोर्स शेड्यूलर, और सी में दिया गया है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और डी में दिया गया है प्रोसेस शेड्यूलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू को ये और नाम से जाना जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है जो सीपीयू शेड्यूलर होता है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ये प्रश्न है, तो ये तो सभी को आना चाहिए। इसमें दिया गया है ए में आउटपुट यूनिट, बी में सीपीयू, सी में इनपुट यूनिट, और डी में दिया गया मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है ये सीपीयू को इस नाम से जाना जाता है। मतलब जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का वही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को मापा जाता है जो सीयू साइकिल को दर्शाता है। तो ये किसके द्वारा ये मापा जाता है? इसमें दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया किलोबाइट, बी में हर्ट्ज, सी में गीगाबाइट, और डी में टेराबाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दैट मीन्स जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को जो है ये हर्ट्ज से मापा जाता है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर दैट मीन्स लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बी में दिया गया लाइट पेन, और सी में दिया गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और डी में दिया गया बारकोड रीडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लाइट पेन जो होता है इसका यूज किया जाता है जो ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए डिस्प्ले के स्क्रीन में। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये सभी, और ये जो पैटर्न जो मैंने इसमें डाला हूँ ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप, और जो भी हो अगर आपको अच्छा लगे ये प्रेजेंटेशन ये तो ही करना, बाकी सब। अब नेक्स्ट जानते हैं, पाइथन एक है मतलब ये पाइथन क्या है ये पूछा गया है। तो इसमें ए में दिया गया असेंबली भाषा, बी में दिया गया निम्न स्तरीय भाषा, सी में उच्च स्तरीय भाषा, और डी में मशीनी भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दैट मीन्स सी। दैट मीन्स उच्च स्तरीय भाषा है ये पाइथन की जो लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कंप्यूटर में होता है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और एक शायद 3 प्रकार का इसमें भाषा होता है। तो ये वो देख लें एक बार। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? इसमें दिया गया है ए में फर्स्ट में मेमोरी, सेकंड में प्रोसेसर, और थर्ड में इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, कौन सा राइट विकल्प है जो कि प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? ए में दिया गया केवल एक, बी में 1 2 तथा 3 तीनों,
सी में दिया गया है 1 तथा 2 और डी में दिया गया है केवल 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो तीनों जो हैं इसका यूज किया जाता है परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित करने के लिए, मतलब ये कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर की मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी है जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। इसमें दिया गया है ए में स्टोरेज यूनिट, बी में इनपुट डिवाइस, सी में कंट्रोल यूनिट और डी में दिया गया लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कंट्रोल जो यूनिट होता है ये इसको बताता है कि किसी कार्यक्रम को इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको कैसे प्रतिक्रिया देना है, इसका काम ये कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं ये कंट्रोल यूनिट के जो मुख्य ये कार्य हैं जो कि है इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को नियंत्रित करना और मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। और ये 4th नंबर पे है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। तो ये सभी मुख्य कार्य हैं कंट्रोल यूनिट के, ये प्रकार नहीं, ये मुख्य कार्य होंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति भौतिक परत दैट मीन्स फिजिकल लेयर में होता है। जिसमें दिया गया ऑप्शन ए में रिपीटर, बी में राउटर, सी में दिया गया ट्रांसपोर्ट गेटवे और डी में दिया गया ब्रिज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये रिपीटर जो है इसमें फिजिकल लेयर ये होते हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में ये होता है। तो ये था दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। अब जानते हैं अब हिंदी का सेक्शन आएगा तो इसमें हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसे भी ध्यान से देखें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो इसमें किस में हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो ए में दिया गया है ट्रक में, बी में दिया गया है पुनर्निर्माण में और सी में त्राटक में और डी में दिया गया है शत्रु में। तो जो स्वर रहित र है तो इसका उपयोग कहाँ पर किया गया है? इसका उपयोग जो किया गया है ये पुनर्निर्माण में किया गया है, जो स्वर रहित र का उपयोग किया गया है। ये हिंदी का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जानते हैं निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, मतलब इनमें से कौन सा जो है जो कि स्पर्श व्यंजन है। इसमें ए में दिया गया है स, बी में दिया गया छ, सी में दिया गया ल, डी में दिया गया ह। तो इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये स जो है ये स्पर्श व्यंजन है। बाकी ये आप ग्रामर में देख लें कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, मतलब सापेक्ष का विलोम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। इसमें दिया गया है ए में निरपेक्ष, बी में आपेक्ष, सी में उपेक्ष और डी में दिया गया है परिपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स सापेक्ष का जो विलोम शब्द होगा ये निरपेक्ष होगा और निरपेक्ष का विलोम शब्द ये सापेक्ष हो जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इसे देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या है, मतलब कौन सा होगा रज्जु का तद्भव रूप। इसमें दिया गया ए में रस्सी, बी राजा, सी राजपुत्र और डी रानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स रज्जु का जो तद्भव शब्द होगा ये रस्सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है केला का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो ये इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में केलक, बी में कदली, सी में कदलिक और डी में दिया गया है कदरलिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स कदली केला का तत्सम शब्द है। ये तत्सम तद्भव ये जितने भी शब्द हैं इसको एक बार पढ़ लें जो है, ताकि हो सकता है इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं, प्रश्न पूछे ही जाएंगे, 1-2 प्रश्न रहेंगे ही तत्सम तद्भव शब्द से, तो ये देख लें। बाकी ये कुछ शब्द ये दिए गए हैं जो तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। आग का अग्नि है, आंसू का अश्रु, नाक का नासिक, आठ का अष्ट, आम का आम्र और पत्थर का प्रस्तर, ऊँट का उष्ट
कौवा का काक, कछुआ कच्छप, किसान कृषक, खेत क्षेत्र, गवैया गायक, बंदर का वानर, ये सभी वर्ड हैं। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें या फिर दिमाग में मतलब डालने की कोशिश करें, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ ले तो सही आंसर कर पाओ। अब ये तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। उससे बने, दैट मीन्स तद प्लस भव, उससे उत्पन्न, जिसका अर्थ ये होता है कि उससे, दैट मीन्स संस्कृत से जो उत्पन्न हुए शब्द जो होते हैं उसे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि कोई अगर वर्ड पहले से संस्कृत में, उसका मतलब वो वर्ड संस्कृत में बना हुआ है, तो वो धीरे 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 वो वर्ड जो है संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। तो यही जो है ये कदली जो है ये तद्भव शब्द है। और ये सभी एक बार देख लें वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट जानते हैं, किसी निश्चित बात के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। ये किसी निश्चित बात के लिए, इसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में निश्चयवाचक, बी में अनिश्चयवाचक और सी में निजवाचक और डी में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित बात के लिए, मतलब कोई जो बात जो हो रहा है वो एकदम निश्चित है, तो इसमें जो सर्वनाम ये होगा, ये सर्वनाम इसका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये देख लें। अब ये निश्चयवाचक का ये डेफिनेशन दिया गया है, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु और निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जैसे कि यह, हुआ, इस, उस, ये सभी इत्यादि सर्वनाम जो हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन रहा। अब नेक्स्ट जानते हैं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में पूर्णकालिक क्रिया, बी में प्रेरणार्थक क्रिया, सी में संयुक्त क्रिया और डी में दिया गया है अपूर्ण क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का रूप इसमें डाला गया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया, इसको जान लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें जिस क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या फिर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, इसे एक दो बार पढ़ लें, याद कर लें। अब जैसे कि हो गया, जैसे करवाना, कटवाना, पिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना और खिलवाना, सुनना, बोलना, पिलवाना, पिलवाती, ये सभी जो हैं ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। और इसका उदाहरण किस तरह बनेगा, जैसे कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है और अध्यापक जो है बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं। ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया के सेंटेंस हैं। तो इसे देख लें एक बार, ये बस ये याद कर लें और इसका उदाहरण, बाकी सब खुद ब खुद सही होते जाएगा अगर क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए तो। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। मतलब इसमें कौन सी विधि की विशेषण का यूज किया गया है लोभी के लिए, वो पूछा गया है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में संज्ञा विधि, बी में सर्वनाम विधि, सी में क्रिया विधि और डी में दिया गया प्रत्यय विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये संज्ञा विधि का यूज किया गया है लोभी के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, परिणाम बोधक क्रिया विशेषण अव्यय बताएं। इनमें से कौन सा जो है ये परिणाम बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में सर्वदा, बी में सर्वत्र, सी में इतना और डी में गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गलत इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स जो परिणाम बोधक क्रिया विशेषण है ये गलत, ये इसका सही आंसर होगा। अब ये जान लेते हैं कि परिणाम वाचक जो क्रिया विशेषण होता है वो क्या होते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, ये सभी जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया।
नेक्स्ट जानते हैं, ओह अब वह नहीं रहा, इस ओह शब्द में कौन सा अव्यय है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में क्रिया विशेषण, बी में समुच्चय बोधक, सी में संबंध बोधक और डी में दिया गया है विषमयादि बोधक। तो इसमें जो किस अव्यय का यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है विषमयादि बोधक अव्यय का यूज किया गया है, जो ओह का यूज इसमें हुआ है। तो ये देख लें। अब इसमें जान लेते हैं कि विषमयादि बोधक जो अव्यय होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। ये जो वाक्यों में पाए जाने वाले ऐसे शब्द जिनके कारण आश्चर्य या फिर हर्ष या फिर शोक, घृणा इत्यादि का भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये सभी जो हैं विषमयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे कि आश्चर्य का बोध है कि ओह वो मर गया, हर्ष का बोध हो जैसे कि वाह तुम जीत गए, इन सभी में विषमयादि बोधक अव्यय का यूज किया जाता है। और इसमें जो होता है ये विषमयादि बोधक चिन्ह जो कि इस तरह का होता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अरे का इस टाइम यूज किया गया है इस मार्क्स का, तो ये देख लें। अगला प्रश्न जानते हैं हम, साधु की का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में साधुनी, बी में साध्वी, सी में साधुवाइन और डी में दिया गया साधुवाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा ये साध्वी इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। बाकी की जो ये सभी दिए गए हैं ये सभी गलत ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द ये साध्वी होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक को यूज किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट में कर्ता, बी में संबंध, सी में अधिकरण और डी में दिया गया है संप्रदान। तो इसमें कौन सा कारक का यूज किया गया है, इसमें अधिकरण कारक का यूज किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें अधिकरण कारक का यूज किया गया है। अब अधिकरण कारक का जो डिफिनेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट जानते हैं, परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। ये जो परमोदार्य है ये डबल ये थोड़ा हिंदी टाइपिंग में थोड़ा गलती हो जाता है, तो उसमें यानी ये केवल एक दिया गया परमोदार्य, इसमें कौन सा संधि विच्छेद जो सही है ये चुनना है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए में परम प्लस औदार्य, बी में दिया गया परम प्लस औदार और सी में दिया गया परमो प्लस औदार्य और डी में दिया गया परम प्लस औदार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा परम प्लस औदार्य जो परमोदार्य के लिए संधि विच्छेद होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों हिंदी में टोटल जो होता है ये इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी सभी सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी पैटर्न पे मैंने ये क्वेश्चंस मतलब बनाए हुए हैं, तो इसीलिए आपको हिंदी का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा दिख रहा होगा, तो उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो देखते रहें आप। अब नेक्स्ट जानते हैं, व्याप्त में संधि है, मतलब व्याप्त में कौन सा संधि का यूज किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में गुण संधि, बी में दिया गया दीर्घ संधि, सी में यन संधि और डी में दिया गया है अयादि संधि। ये संधि होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये यन संधि का यूज किया गया है ये व्याप्त में। तो ये देख लें। अब ये जान लेते हैं कि यन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो जब हर्षई दीर्घई हर्षो दुर्गओ री स्वर के आगे कोई अलग स्वर आता है तो यह क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ई जो होता है वो य में परिवर्तित हो जाता है और दीर्घ ई जो होता है वो व में परिवर्तित हो जाता है और हर्ष उ जो है वो र में और दीर्घ उ जो है वो ल में परिवर्तित हो जाता है और इस परिवर्तन को ही यन संधि कहते हैं। तो ये है यन संधि का जो डिफिनेशन है, तो इसे याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है। इसमें दिया गया ए में द्वंद्व समास, बी में तत्पुरुष समास, डी और सी में दिया गया द्विगु समास और डी में दिया गया कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कर्मधारय समास का यूज किया गया है कमल नयन में। तो जो समास
क्या मतलब समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, वो एक बार आप व्याकरण से पढ़ के देख लें, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए तो वो गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये कर्मधारय समास का डिफिनेशन ये जान लेते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपनाम होता है तथा द्वितीय पद जो होता है विशेष या उपमेय होता है, अर्थात विशेषण विशेष्य तथा उपमान या फिर उपमेय का संबंध रहता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये हिंदी के वर्ड हैं, इसको ध्यान से देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में महंगे में काम आना, बी में दिया गया सस्ते में काम आना, और सी में झूठी गवाही से इनकार करना, और डी में दिया गया स्वार्थी होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सस्ते में काम करना, ये दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना मतलब सस्ते में काम करना इसका अर्थ होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ का देने वाला मुहावरा है, मतलब ये किस मुहावरे का अर्थ है जो कि मरने के लिए तैयार हो जाना है। इसमें दिया गया ए में सिर पर खून सवार होना, बी में दिया गया सिर पर भूत सवार होना, और सी में दिया गया सिर पर कफन बांध लेना, और डी में अंधों में खून उतर आना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सिर पर कफन बांध लेना, ये इसका हो जाना, दैट मीन्स मरने के लिए तैयार हो जाना, ये इसका मुहावरा का अर्थ है। मतलब सिर पर कफन बांध लेना का मतलब क्या होता है, मरने के लिए तैयार हो जाना, कि अब जो कुछ भी हो जाए वो अब देख लेंगे। कभी अगर कठिन सिचुएशन हो तो उस टाइम यही बोला जाता है कि अब सिर पे कफन बांध ले रहे हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अध्यापक से पढ़ाया नहीं गया सही वाच्य की पहचान करें, मतलब इसमें कौन सा वाच्य यूज किया गया उसकी पहचान करें। इसमें दिया गया ए में कृत्रिवाच्य, बी में क्रमवाच्य, सी में भाववाच्य, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इसमें किसका यूज किया गया है, इसमें जो यूज किया गया है ये भाववाच्य का यूज किया गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अध्यापक से पढ़ाया नहीं गया, इसमें अध्यापक का भाव बताया जा रहा है कि अध्यापक नहीं पढ़ा सक रहे हैं विषयों को, तो ये अध्यापक का भाव हो गया, और इसमें भाववाच्य का यूज किया गया है। अब इसमें डिफिनेशन जान लेते हैं कि भाववाच्य का डिफिनेशन क्या होता है। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना क्रम की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वही क्या कहलाता है, भाववाच्य होता है। जैसे कि मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य के सेंटेंस है, मतलब वाक्य हैं। तो यही जो यहाँ पर दिया गया है कि अध्यापक से पढ़ाया नहीं गया, दैट मीन्स इसका भाव बता रहा है कि अध्यापक तो कुछ किया ही नहीं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनमें से कौन सा आता है जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें दिया गया है ए में पशु पक्षी आदि, बी में दिया गया गुण दोष आदि, सी में दिशाएं आदि, और डी में दिया गया आभूषण आदि। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट मीन्स जो गुण दोष हैं, मतलब ये भाव बता रहा है कि क्या गुण है क्या दोष है, यही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जो गुण दोष हैं वो सभी। अब लास्ट प्रश्न जानते हैं कि निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए, मतलब इनमें से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है उसका चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें दिया गया ए में अगले माह वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, बी में दिया गया है आजकल पक्की सड़कें ही बनती ही है, और सी में वे तो जग विख्यात लेखक हैं, और डी में दिया गया है हिंसा नहीं अहिंसा का मार्ग अपनाओ। तो इनमें से आज्ञावाचक दैट मीन्स वाक्य कौन सा है, इसका राइट आंसर ये है, दैट मीन्स हिंसा नहीं अहिंसा का मार्ग अपनाओ। ये मतलब आज्ञा दे रहा है कि हिंसा मत करो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था दोस्तों झारखंड के लैब असिस्टेंट और जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पेपर 1 का जो सिलेबस है दोनों का लगभग मतलब सेम सिलेबस रखा गया है पेपर 1 का। बाकी पेपर 2 का जो सिलेबस है वो सभी के सब्जेक्ट के अनुसार वो डिसाइड किया गया है। तो वो अपना अपना देख लें, जो आपका सब्जेक्ट हो उसके अनुसार आप तैयारी करें कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है
उसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें और इसी को बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आसानी होगा आपको एग्ज़ाम लिखने में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और जो लोग झारखंड का मतलब झारखंड जीके जीएस का मतलब ये वीडियो जिनको चाहिए उनको, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इसी चैनल में वो डाला हुआ है, झारखंड जीके करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत मतलब वीडियो वैसे मिल जाएंगे जो कि झारखंड जीके से रिलेटेड हैं। हालांकि इस एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हो तो आपको झारखंड भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, और ये कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और जनरल नॉलेज का तो होना ही चाहिए। तो ये सभी को देखते हुए आप अपना पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर दिस।